हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्टा लाइव वेबिनार में जहां हम बातें करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। जी हाँ, अक्टूबर इसमें भी एक ही दो दिन बाकी है, बट अक्टूबर इज कंसिडर्ड एज द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। और मैं हूँ आपकी दोस्त और स्मिता कुमार, और आज हम जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, कैसे इनके सिम्टम्स है, इसको कैसे पहचान सकते हैं। काफी प्रेवलेंट है, as there are a lot of tests and other things through which we can diagnose it, and early detection is the key to save lot of lives. तो तैयार हो जाइए एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेशन पे, जहाँ पे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स जो अपनी एक्सपर्टीज को हमारे साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ हम अपने ऑडियंस के सवालों के भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पैनलिस्ट से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे पैनलिस्ट में है डॉक्टर करिश्मा कीर्ति। शी इज कंसल्टेंट breast specialist and oncoplastic surgeon at Just Love Hospitals, Mumbai. She has an experience of 10+ years. We also have with us Dr. Aarti Arja, and she's an assistant professor at the MNJ Institute of Technology and Regional Cancer Center, Hyderabad. She has an experience of 3 years. So welcome all dear panelists, और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर करिश्मा, आपसे पूछना चाहूंगी, लंप के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं? जनरली ब्रेस्ट में लंप डिटेक्ट होना एक कॉमन सिम्टम ट्रीट किया जाता है, जो ये इशारा करता है ये जो लंप है, इट कैन बी मैलिग्नेंट और कैन बी नॉन मैलिग्नेंट। बट उसके अलावा और कैसे अर्ली डिटेक्शन के कुछ ऐसे साइंस हैं हेल्प कर सकते हैं जानने में ये ब्रेस्ट कैंसर है, और इसके मुख्य कारण क्या है? व्हाट आर द प्राइमरी? कई बार स्किन में चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि स्किन कैन बी पुल्ड फ्रॉम वन साइड और देयर कैन बी अ लिटिल स्वेलिंग ऑन सम साइड ऑफ द स्किन। देयर आर अदर चेंजेस आल्सो जो कभी कभी स्किन पे आते हैं। वो होते हैं जैसे स्किन में कभी अल्सर बन जाता है विच इज नॉट हीलिंग। सो यू बीन टू अ डॉक्टर, यू गॉट अ वुंड ऑन योर ब्रेस्ट विच इज नॉट हीलिंग विद नॉर्मल ट्रीटमेंट, देन दैट कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर। अदर देन दैट देयर कैन बी सम निपल चेंजेस, जैसे निपल अंदर की तरफ खिंच जाना। देयर कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल, समटाइम्स ब्लड स्टेन, एंड समटाइम्स पानी की रंग का भी हो सकता है। So these are some of the common symptoms that breast cancer presents with. And when we talk about causes of breast cancer, I will say that there is no A to B for breast cancer कि कि एक चीज है जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेज इनफैक्ट रिस्क फैक्टर्स कहते हैं हम लोग, वो मल्टीफैक्टोरियल है। उसमें कुछ मॉडिफाइबल है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल है। तो नॉन मॉडिफाइबल मतलब जिसे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, इन दैट यू हैव एज। सो जब एज जैसे बढ़ती है वैसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। जेंडर, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर इज अ लॉट मोर कॉमन देन इन मेल्स। देन सम पेशेंट्स हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और अ नोन जेनेटिक म्यूटेशन, इसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। समटाइम्स बिकॉज ऑफ रेडिएशन फॉर चाइल्डहुड कैंसर। दीज आर सम ऑफ द नॉन मॉडिफाइबल रीजंस फॉर ब्रेस्ट कैंसर और रिस्क फैक्टर्स for breast cancer. I would like to say one thing कि कई बार हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ये कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं होते हैं and they still get breast cancer. So and that is why it's a risk factor. It's not a known cause of breast cancer. And then there are some modifiable reasons. So some things like alcohol, being obese, especially in the menopausal age. Not exercising, having a long-term use of hormonal pills like oral contraceptive pills, or even hormone replacement therapy in postmenopausal age. So these are some of the reasons which are modifiable, जो आप change कर सकते हैं. Then again, having children early, having multiple children, breastfeeding them, these are some of the protective things for breast cancer. So if you have start having your children early, you have more than one pregnancy, आप उनको 1 साल से अच्छे से दूध पिलाते हैं, तो ये सब आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर से। महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कैसे कितने हद तक कम कर सकती हैं, और इसके कुछ प्रिवेंटिव टिप्स बताएं जिससे महिलाएं डेली बेसिस पर उन्हें जानना ही चाहिए, क्योंकि कई बार विमेन जो होते हैं वो अपने हेल्थ को सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, जबकि वो अपने पूरे घर का टेक केयर कर रहे हैं, but most of the times they are not aware about lot of things like self breast examination हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें होती। तो ऐसे कौन से एहतियात उन्हें बरतनी चाहिए और रेड फ्लैग सिम्टम्स उन्हें देखने चाहिए, ताकि वो ब्रेस्ट कैंसर के जो खतरा है उसको काफी हद तक कम कर सके?
तो जनरली आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर के, जैसे कि हमने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात की, मतलब जो हम लोग चेंजेस कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने बात की डाइट की और एक्सरसाइज की। तो इन डाइट हम लोग कहेंगे कि जनरली फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स होते हैं उसके अपने डाइट में इंक्लूड करें, सम सोय फूड्स, एंड अवॉइड प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए, रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड अल्कोहल। ये सब कुछ चीजें हैं, और इसी के साथ आता है एक्सरसाइज करना एंड वेट को कंट्रोल में रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आराम से हम लोग उसको थोड़े अपने लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे, जीवन शैली में बर्ताव करेंगे, तो हम अपना रिस्क फैक्टर कम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या है, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये 40 और 50 साल के बाद जानने वाली बात नहीं है। एज अर्ली एज 20 ईयर्स एंड 30 ईयर्स आपको ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स पता होने चाहिए, अपने आप को कैसे जांचना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स। सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब आप अपना खुद के ब्रेस्ट का जांच, इसके क्या स्टेप्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है लर्निंग, जिसमें आपको समझना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या है। उसके बाद अपने आप को मिरर में देखकर नॉर्मल क्या है, अबनॉर्मल क्या है, और फिर अपने आप को जांचना, ये सब महिलाओं को पता होना चाहिए। एंड एवरी मंथ पीरियड्स खत्म होने के बाद सबको ये जांच खुद की करनी चाहिए। एंड वंस अ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 30 साल के बाद साल में एक बार किसी भी डॉक्टर से अपनी ब्रेस्ट की जांच कराना बहुत जरूरी है। एक ऑडियंस का सवाल बीच में शामिल करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार डॉक्टर्स को अप्रोच नहीं कर रहे थे। जैसे डॉक्टर करिश्मा ने यह बताया कि कम से कम साल में एक बार आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, अपने डॉक्टर से जरूर अपनी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराएं, और तो वो काफी हद तक इन प्रॉब्लम्स को रूल आउट कर सकते हैं। एक ऑडियंस का सवाल है कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सही जानकारी कहाँ से मिलेगी, किस डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, और कहाँ से ये इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे फाइंड करते हैं तो उसमें कई सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, कई हमारे लिए बहुत रेलिवेंट होते हैं, कई नहीं भी होते हैं। तो ये जो अवेयरनेस है रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर, इसको और रेलिवेंट कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए? क्या यह कहीं भी आपको ज्यादातर आपके डॉक्टर्स को ही अप्रोच करना चाहिए, जो आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं या जो आपके गायनेक्स हैं? बीइंग अ मेडिकल एक्सपर्ट, आपकी क्या राय है इस पर? तो एक्चुअली आजकल ऑफ कोर्स इंटरनेट इज एट एवरीवन्स फिंगर टिप, सब लोग सब कुछ गूगल पे चेक करते हैं, एंड इवन ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल देयर आर लॉट ऑफ पीपल गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें से सही क्या है और गलत क्या है ये देखना बहुत ही मुश्किल है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आप उनका थोड़ा बैकग्राउंड चेक करो। लाइक मेरा भी इंस्टाग्राम पेज है, उस पर मैं भी बहुत सारी चीजें ब्रेस्ट के बारे में, नॉट जस्ट कैंसर बट ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में आई टॉक अबाउट इट। सो जब भी आप किसी का सुनते हैं तो आप ये देखेंगे कि उनका मेन काम क्या है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सर्टिफाइड डॉक्टर से ये इंफॉर्मेशन ले। जनरली आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड योर फैमिली डॉक्टर इज अ वेरी गुड पर्सन जिनसे आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आप कंफर्टेबल नहीं है देन यू कैन आस्क योर गायनेक। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स जो ब्रेस्ट कंप्लेन के साथ आते हैं, जो फर्स्ट पर्सन वो अप्रोच करते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट को करते हैं। बट द बेस्ट और द मोस्ट स्पेसिफिक पर्सन जिससे आप मिल सकते हैं जो ब्रेस्ट के डॉक्टर्स होते हैं, तो ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या ब्रेस्ट डॉक्टर्स होते हैं, ब्रेस्ट सर्जन्स, दीज आर द पीपल जिनको सबसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। ये हमारा डेली, मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही काम करते हैं। सो दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अगर आप के पास वो ऑप्शन नहीं है, देन योर फैमिली डॉक्टर, योर गायनेकोलॉजिस्ट, दोज आर गुड ऑप्शंस। जी, एम्स की एक स्टडी से पता चला है डॉक्टर कि ब्रेस्ट कैंसर के करीब 30% यानी 30% के जो मामले हैं वो 40 से कम उम्र की महिलाओं में होते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है कि मिडिल एज टू विमेन में ये कम प्रेवलेंट है, या डायग्नोसिस उतने लेवल पे या नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से ये फिगर्स क्लैरिटी नहीं दे पा रहे? सो देयर इज दो चीजें हैं।
एक तो ये इंडियन स्टैटिस्टिक्स और वेस्टर्न स्टैटिस्टिक्स को जो अब आप कंपेयर करेंगे तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जो हमारा एज एट डायग्नोसिस, द मीडियन एज, जो नॉर्मल एज, एवरेज एज है, वो अराउंड 46 to 48 ईयर्स है। और यही आप वेस्टर्न कंट्रीज, यूके या यूएस में देखेंगे तो वो 64 ईयर्स है। तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और ये क्यों है? मेनली दो रीजन से है। एक तो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड उनके पॉपुलेशन पिरामिड से बहुत डिफरेंट है। तो मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंगर एज ग्रुप। तो बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर ही इतना ज्यादा है, हमारे यंग पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उसके कारण जो नंबर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो डिटेक्ट हो रहे हैं यंग एज पे, वो भी कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ा ज्यादा है। दी अदर थिंग जो हो सकता है कि एवरी रेस, एवरी एथनिसिटी में थोड़ा डिफरेंस आता है। तो मे बी इन इंडियन सब ग्रुप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट वी आर सीइंग यंगर वुमेन गेट ब्रेस्ट कैंसर। और इसलिए कई बार हमारे पास पेशेंट्स, यंगर पेशेंट्स स्पेशली, घूम फिर के आते हैं 25-30 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो दे कीप सेइंग कि बिनाइन है, इन्फेक्शन है। और ऐसे घूम कर पेशेंट 6 months 8 months लेटर हमारे पास आते हैं और वो थोड़ा तब स्टेजिंग बढ़ जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट्स ये जानना कि यंग एज में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और ये एहतियात जनरल जो डॉक्टर्स, हमारे जीपीज, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट जो फर्स्ट देखते हैं पेशेंट को, उनको भी ये अपने मन में रखना चाहिए कि हाँ, अगर नॉर्मल बेसिक ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं हो रहा है तो इट कुड बी ब्रेस्ट कैंसर एंड इसको रेफरल की जरूरत है या इसको ज्यादा चेकिंग की जरूरत है। जिस तरह से कैंसर एक काफी ड्रेडफुल वर्ड है, कई वुमेन इस इल्यूजन में भी रहती हैं कि उन्हें तो ये बीमारी बिल्कुल नहीं हो सकती है, लेकिन आजकल हम कई सारे ऐसे मामले देखते हैं, काफी ज्यादा प्रेवलेंस देख रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर का। जिस तरह से आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, आपके पास जो पेशेंट्स अप्रोच कर रहे होते हैं, क्या आपको पिछले दशक की तुलना में क्या ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि अब ब्रेस्ट कैंसर के मामले ज्यादा हो रहे हैं, या ये सिर्फ इसलिए है कि थोड़ा अवेयरनेस हुआ है और लोग अप्रोच कर रहे हैं अपने डॉक्टर्स को इन चीजों से रिलेटेड? नहीं तो काफी स्टेज एडवांस होने पे ही वो पहले आपके पास आ रहे होते थे। तो इसमें कितने हद तक की सच्चाई है कि क्या सच में ब्रेस्ट कैंसर के मामले देश भर में बढ़े हैं या सिर्फ हम स्क्रीनिंग ज्यादा कर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से पहले मैं बिल्कुल समझती हुई बात कि ब्रेस्ट अवेयरनेस काफी सारे इनफैक्ट बहुत सारे बॉलीवुड पर्सनालिटीज भी जब सामने आकर के इस न्यूज को शेयर करते हैं और किस तरह से उन्होंने इस पे विक्ट्री पाई और किस तरह से उन्होंने इससे अपने को बचाया, साथ ही साथ कंट्रोल करने की कोशिश की और मीडिया के सामने आकर उन्होंने बात शेयर भी की ताकि वो और कई सारे लोगों को ये प्रोत्साहन दे सके, एनकरेज कर सके कि अगर उन्हें किसी भी तरह के लम्स या किसी भी तरह की ब्रेस्ट केयर एग्जामिनेशन की जरूरत है तो वो जरूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और जितने अर्ली डिटेक्ट होगा उतने ही ज्यादातर संभावनाएं रहेंगी उसको ट्रीट करने के लिए, बिकॉज एज पर वन स्टडी ऑफ अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, अर्ली डिटेक्शन और डायग्नोसिस के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर को बीट कर देने की जो संभावना है वो 90% से भी अधिक होती है। तो अर्ली डिटेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और एक की टू सर्वाइवल है। और अर्ली डिटेक्शन के ऑप्शंस क्या है, आप इसके बारे में क्या राय? जी डॉक्टर। एक बात आपने सही बताया कि अभी तक जो कैंसर का ट्रेंड, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रेंड रहता था वो बहुत ज़्यादा जो है एल्डरली वुमेन में रहता था और बहुत एडवांस स्टेज में जो है वो डिटेक्ट करते थे, तो तब ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रह पाते थे। लेकिन आजकल जो अवेयरनेस की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्टिव हो रहा है और इतना वुमेन जागरूक होने की वजह से जो है अवेयरनेस बढ़ रहा है और स्क्रीनिंग ज़्यादा कर पा रहे हैं और इसीलिए हम ब्रेस्ट कैंसर को जो है अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पा रहे हैं और इसीलिए हम अच्छा सर्वाइवल यानी कि अच्छा ट्रीटमेंट आउटकम्स अचीव कर पा रहे हैं। तो एक तो ऑफ कोर्स आपने वो भी सही बात बताया है कि अभी जो है ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इसका बहुत कारण है, जैसे कि ऑलरेडी डॉक्टर करिश्मा ने डिस्कस किया है कि जो हमारे एक्टिविटी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के वजह से, हमारे फैमिली हिस्ट्री के वजह से, बहुत से ऐसे चीज़ों के वजह से जो है रिस्क फैक्टर्स के वजह से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस भी अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहा है। लेकिन
एक अच्छी बात यह है कि अर्ली स्टेजेस में जो डिटेक्ट होने का रेट्स जो है वो अच्छा इंक्रीज हो गए हैं, ताकि हम उसका देखभाल या उसका ट्रीटमेंट अच्छा कर पा रहे हैं। कई हद तक सोसाइटी में जो स्टिग्मा है उसको भी काफी हद तक कम करने की जरूरत है, क्योंकि कैंसर एक ऐसे ही इंसान को हरा देता है, लेकिन अगर उसके आसपास की जो फैमिलीज है, नेबर है और जो भी सोसाइटी है, अगर वो उसको सपोर्ट करती है तो ये जो स्टिग्मा है इससे अटैच, वो काफी हद तक कम किया जा सकता है। जो मेंटल स्ट्रेस इससे अटैच है, कई बार पेशेंट्स को काउंसलिंग और बाकी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो एक सामाजिक तौर पे भी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट होता भी है, ब्रेस्ट कैंसर, तो उसे विक्टिम के तौर पे नहीं बल्कि ऐसे तौर पे देखा जाए कि ताकि उसको लोग सपोर्ट कर सके, बिकॉज इंसान खुद ही उस प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। अगर इवन अर्ली स्टेज डिटेक्शन है तो काफी हद तक चांसेस अच्छे बने होते हैं, लेकिन कई बार हम इसमें देखते हैं रिकरेंस होने का, यानी फिर से कैंसर के फैलने का खतरा बहुत हद तक बढ़ा रहता है। तो आपके जो पेशेंट्स जो आपको जिन्हें आप ट्रीट कर रहे होते हैं, आपके किस तरह के ये स्टैटिस्टिक्स रहते हैं? क्या कई बार ट्रीट होने के बाद आपने देखा है कि ये रिकरेंसेस बार बार हो रहे होते हैं, खासकर कि यंग पेशेंट्स? यू नो, गोइंग बैक टू जो आपने कहा, इज दैट अर्ली डिटेक्शन में 90% ऑफ द पेशेंट्स, 90% इज द सर्वाइवल एट 5 years और 10 years, यू नो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड दिस होल थिंग जो रेकरेंस का है, दोबारा आना ब्रेस्ट में या कहीं भी बॉडी में, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेज एट विच इट इज डायग्नोज। तो आप कौन से स्टेज में आए हैं? आप जल्दी आए हैं, आपका ब्रेस्ट में सिर्फ गांठ है, छोटा है, लिम्फ नोड में नहीं फैला है, पूरे बॉडी में कहीं नहीं फैला है, तो यस, आपका जो रेकरेंस रेट है वो बहुत कम हो जाता है। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, सब टाइप्स, शायद आपने सुना होगा, जब भी हम लोग भी ब्रेस्ट कैंसर का टिश्यू लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो हम लोग ये भी देखते हैं कि कौन से टाइप का कैंसर है, हार्मोन पॉजिटिव कैंसर है, HER2 पॉजिटिव कैंसर, इसका ग्रेड क्या है। इससे हमें पता चलता है ये कैंसर कितना अग्रेसिव है, इसको कितना जल्दी बढ़ने की इसमें क्षमता है, दोबारा आने की क्षमता क्या है। एंड बेस्ड ऑन दिस हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो उनको सर्जरी की जरूरत है, कीमोथेरेपी की जरूरत है कि नहीं, टारगेटेड थेरेपी की जरूरत है कि नहीं, हार्मोन थेरेपी की जरूरत है कि नहीं, तो ये, और रेडिएशन थेरेपी की जरूरत है कि नहीं। तो ये सबको जब हम लोग एक पेशेंट, कोई भी पेशेंट को देखते हैं, तो उनका ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज क्या है, सब टाइप क्या है, ये सबके बेसिस पर एक ब्रेस्ट कैंसर का मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होता है जो ये पेशेंट को ट्रीट करता है। मैं अकेले पेशेंट को ट्रीट नहीं करती, आई विल सी द पेशेंट, फिर हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं बिटवीन जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो कीमो के डॉक्टर, रेडिएशन के डॉक्टर, जो पैथोलॉजी के डॉक्टर हैं, और जो रेडियोलॉजिस्ट हैं जो इमेजेस देखते हैं, और ये सबका एक मीटिंग होता है। उसके बाद हम लोग एक सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट प्लान पे आते हैं, एंड देन वो हम लोग पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि दिस इज व्हाट वी थिंक, ये हमारा ट्रीटमेंट गोल है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंड देन दैट इज अ कॉन्वर्सेशन दैट वी टेक फॉरवर्ड। एंड बेस्ड ऑन ऑब्वियसली द स्टेज, सब टाइप, हम लोग का ट्रीटमेंट प्लान होता है। एंड वेरी मच स्टेज और सब टाइप पर डिपेंडेंट होता है पेशेंट का रेकरेंस रेट ऑल्सो। जब आप यंग पेशेंट्स की बात करते हैं, तो कई बार अनफॉर्चुनेटली यंग पेशेंट्स हैव ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स, और दे आर जेनेटिक रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर। सो व्हेन यू हैव जेनेटिक म्यूटेशन जब होता है, तो नॉट जस्ट उस कैंसर का वापस आना, बट सेकेंड कैंसर्स होने का रिस्क ज्यादा बढ़ा रहता है। एंड जो ट्रिपल नेगेटिव कैंसर्स होते हैं उसमें रेकरेंस रेट बढ़ता है। तो सब एंड जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है उस पर भी काफी हद तक रेकरेंस रेट डिपेंड करता है। जी, और यहाँ पे एक ऑडियंस का सवाल और शामिल करना चाहूंगी। ऐसे कौन से टेस्ट है जो जिनसे हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जान सकते हैं? कई बार हम अपने एनुअल हेल्थ चेकअप प्लान्स के लिए जाते हैं, जब तक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डॉक्टर्स कर रहे हैं एनुअली, वो तो है ही, लेकिन इन केस क्या हमें ऐसे कोई टेस्ट एनुअली या 6 महीने पे कराने चाहिए जिससे हम इंश्योर हो सके कि हमें ब्रेस्ट कैंसर?
जैसा कि हमने पहले बताया, वेरी इंपॉर्टेंट कि सिम्टम्स और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को सीखना होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो आप हर 6 महीने पे कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ऑफ कोर्स 1 ईयरली आई वुड सजेस्ट कि आप क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराएं फ्रॉम योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एंड जो मैमोग्राफी का रोल है वो इंडिया में काफी डिवाइडेड है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए। तो जनरली मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ जो स्पेशली अवेयर है, जो कंसर्न है, दे कैन स्टार्ट डूइंग मैमोग्राफी एट द एज ऑफ 40 और 50 ईयर्स। 40 ईयर्स किनको बोलते हैं? जिनको और भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है, या फिर नली पैरिस मतलब उनको बच्चे नहीं हुए, या कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की, या फिर बहुत साल तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए, तो उनको जो हाई रिस्क फैक्टर्स रहते हैं उनको हम लोग स्पेशली सजेस्ट करते हैं मैमोग्राफी करने का। एंड लिटिल बिट अर्लियर जिनके फैमिली में हिस्ट्री है, तो अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है, 2-3 लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ एट द एज ऑफ 35, इन दोज पेशेंट्स वी से कि आप कम से कम 5 to 10 years बिफोर दैट अपना स्क्रीनिंग शुरू करें। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग। अगर आप किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपसे डिस्कस करेंगे और आपकी हिस्ट्री लेंगे कि आपका रिस्क, पर्सनल रिस्क क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट आपका स्क्रीनिंग प्लान किया जा सकता है। बिकॉज इन इंडिया गवर्नमेंट रेगुलेटेड या गवर्नमेंट फंडेड स्क्रीनिंग नहीं है। तो नाउ द स्क्रीनिंग का द जॉब एक तो जिन पर्सनल है, यू शुड नो, यू शुड बी अवेयर, आपको अपने हेल्थ का चार्ज खुद लेना चाहिए। एंड अपने ऑन्कोलॉजिस्ट या अपने सर्जन या अपने गायनोकोलॉजिस्ट के साथ बैठकर एक बार डिस्कस करना चाहिए कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या है और आपके लिए पर्सनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम क्या बेस्ट रहेगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल डॉक्टर, कृपया हमें ये बताएं कि लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे क्या अपनाए जा सकते हैं महिलाओं द्वारा जिनसे वो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर से दूर रहने के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए कुछ हार्मोन हेल्दी फूड्स हैं क्या जो अपनाने से ब्रेस्ट कैंसर के इस रिस्क को कम कर सकते हैं? तो फिर से हम रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से ही हम प्रिवेंशन की बात करेंगे। जो फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि ओबेसिटी से जो है बहुत रिस्क बढ़ रहा है आजकल, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल यानी कि मेनोपॉज के एज के बाद। तो एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ही मैं बताना चाह रही थी कि एक जो गाइडलाइंस, फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस का कमिटी है, उन्होंने बताया कि लगभग 30 मिनट्स का एवरी 1 in 2 to 3 days एक्टिविटी से बहुत जो है कुछ भी कैंसर हो, चाहे वो कुछ भी कैंसर हो, उसका जो रिस्क है वो कम हो रहा है। एंड तो इसीलिए ये रिकमेंड करने में कुछ हेजिटेशन नहीं है मुझे कि आपको फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखना है हर एवरी डे, यूजुअली हर दिन करना है। अगर नहीं है तो एटलीस्ट 2-3 दिन में एक बार तो एटलीस्ट एक 30 to 40 मिनट्स का, 30 से 40 मिनट का जो है फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डॉक्टर करिश्मा ने बताया है कि और डाइट के वजह से बहुत चेंजेस आ रहे हैं। एंड मतलब इन जनरल हम हमारे ट्रेडिशनल फूड को अपनाएं ज़्यादा, और घर का बनाया हुआ खाना ज़्यादा खाए, ना कि बाहर का या प्रोसेस्ड या स्टोर्ड या कुछ भी डीपली प्रोसेस्ड फूड। तो इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है कैंसर रिस्क रिडक्शन होता है। और ज़्यादातर हार्मोन रिप्लेसमेंट को ऑप्ट ना करें, क्योंकि उसकी वजह से जो है बहुत चेंजेस हो रहे हैं आजकल। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रेस्ट फीड करें अपने बच्चों को, एंड वो एटलीस्ट 1 ईयर तक एटलीस्ट रिकमेंडेड है। तो ब्रेस्ट फीडिंग से जो है बहुत कैंसर का रिस्क कम होता है। और शायद जब प्रेफरेबली जो पहला बच्चा है अराउंड बिफोर 30 इयर्स हो सके तो और भी बहुत रिस्क उनका कम होता है। तो क्योंकि जैसे जैसे एक लेडी का वो एज बढ़ता है एट देयर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, वैसे उनका कैंसर का रिस्क भी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये सब हम याद रखें। एक्टिव जो है डाइट एंड हेल्दी मेंटेन्ड
बैलेंस मेंटेन करना है और स्ट्रेस फ्री। ऑफ कोर्स कहने में आसान है, लेकिन थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। So I'll add to that, just as specifically if you talk about hormone healthy foods for breast cancer, like आजकल फिलहाल role of chia seeds and flax seed has really come up, क्योंकि उसमें एक specific compound होता है lignans जो कि estrogen को block करता है and not really block करता है but उससे competitively उसका उसका रोल है। तो सो फ्लैक्सीड चिया सीड बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और पहले बोला जाता था कि सोया खाने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है, तो न्यू रिसर्च एक्चुअली टेल्स यू कि सोय फूड से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। तो सोय फूड्स लाइक एडेमामे, टोफू, सोय मिल्क, ये सब से आपका एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा कम होता है। अदर देन दैट, जैसे मैडम ने कहा, प्रोसेस्ड फूड भी अवॉइड, एंड एज फार एज पॉसिबल ना हम लोग सब पेशेंट्स को बोलते हैं कि कलरफुल फूड खाओ, सो डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स, बेरीज, वेजिटेबल्स। तो जनरली जो इंडियन ट्रेडिशनल डाइट है, फ्रेश वेजिटेरियन हेल्थी फूड, दैट्स गुड फॉर यू। प्रोसेस्ड रेड मीट्स, फ्राइड फूड, अवॉइड इट। अवॉइड अल्कोहल। एक आखिरी सवाल शामिल करना चाहूंगी। एक ऑडियंस ने पूछा है कि क्या मेनोपॉज डिले होने पे 55 साल या 60 साल के बाद अगर मेनोपॉज एक्सपीरियंस हो रहा है, मेनोपॉज हो रहा है, तो क्या ये ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है? यस, एक्चुअली ये वन ऑफ दोज नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स है। अर्ली एज में पीरियड्स आना और लंबे समय तक पीरियड्स होना, ये दोनों से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो जितने पीरियड साइकिल्स आपके लाइफ में आते हैं उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। और इसीलिए जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, और जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं जिस दौरान आपका पीरियड्स बंद होता है, उस द लॉन्गर इट इज, उससे आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। एंड द मोर पीरियड साइकिल्स यू हैव, उससे आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। बट अगेन, ये कुछ वैसी चीज नहीं है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो उस पर ज्यादा सोचना या उसके बारे में व्हाट वी कांट चेंज, उसके बारे में सोचना, बात करना इज नॉट एज इम्पोर्टेंट कि जो आप चेंजेस अपने लाइफ में कर सकते हैं। वो कीप थिंकिंग कि 55 के बाद पीरियड हो रहा है मेरे को ब्रेस्ट कैंसर, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप खुद का एग्जामिनेशन करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दोज आर द एक्टिव स्टेप्स जो आप कर सकते हैं अपने ब्रेस्ट हेल्थ को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीजें नॉन मॉडिफाइबल है उस पर ध्यान कम दे करके, इनफैक्ट जो चीजें हमारे हाथ में है, जैसे कि होम कुक्ड फूड या फिजिकल एक्सरसाइजेस, ऑल्सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिस तरह से डॉक्टर ने बताया, पीरियड्स खत्म होने के बाद आप अपने ब्रेस्ट को 100% एग्जामिन करें। साल में एक बार अपने गायनेक या अपने डॉक्टर्स के थ्रू ब्रेस्ट एग्जामिन कराएं, ताकि ये जो भी कुछ पॉसिबिलिटीज है ब्रेस्ट कैंसर के, वो रूल आउट हो सके। और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और कुछ मैसेजेस आप देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, तो प्लीज गो अहेड। आई थिंक हमने सब कुछ काफी अच्छे से कवर कर लिया है, एंड जो मेन मैसेज दैट वी आर सेंडिंग अक्रॉस टुडे इज डाइट, एक्सरसाइज एंड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। इसके अलावा नथिंग इज इम्पोर्टेंट। एंड अपना कैंसर का रिस्क कम कीजिए और प्लीज संकोच नहीं कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है, जस्ट शो इट टू अ डॉक्टर। जब लम्प्स जो ब्रेस्ट में होते हैं, 8 out of 10 मतलब 80% ऑफ द टाइम्स दे आर बिनाइन लम्प्स, मतलब वो नॉन कैंसर होते हैं। तो हिचकिचाने की कुछ बात ही नहीं है, जस्ट गेट इट चेक्ड। That should be the और बिनाइन लम्प्स के कैंसरस होने का कुछ ऐसा कुछ ये रिलेशन है क्या डॉक्टर, की जो लम्प्स बिनाइन के पहले बाद में वो मैलिग्नेंट हो गए, ऐसा कुछ है? नॉट रियली, स्पेशली फाइब्रोएडनोमास वगैरह में ऐसा रिस्क नहीं रहता है, बट देयर आर सम कुछ बिनाइन लीजन्स होते हैं जिसमें एटिपिया जिसको बोलते हैं, तो वो बिनाइन लीजन का हम लोग बायोप्सी लेते हैं। अगर उसमें एटिपिया या उस टाइप का कुछ हाई रिस्क फीचर्स रहता है, लाइक LCIS, लोब्यूलर कार्सिनोमा in situ, जो भी एक हाई रिस्क लीजन है, तो ये पेशेंट्स को हम लोग ज्यादा हायर स्क्रीनिंग में रखते हैं। तो विच मीन्स दैट प्रोबेबली हम लोग मैमोग्राफी हर साल करेंगे, हर 6 महीने में एक बार एग्जामिनेशन करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिनाइन लीजन, वो भी एक टाइप का नहीं है। कुछ है जो कभी भी कैंसर ना है ना बनेंगे, और कुछ है जो हाई रिस्क फॉर मैलिग्नेंसी होते हैं। और एक बात पे स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि मैं
हिस्ट्री अगर किसी किसी के भी फैमिली में है, यानी कि उनके मदर या आंट जो उनके फर्स्ट रिलेशन या सेकंड डिग्री रिलेशंस में है, तो डेफिनेटली ज़रूर जो है उनको स्क्रीनिंग एक ऑथराइज्ड पर्सन, एक ऑथराइज्ड डॉक्टर से करवाना बहुत सजेस्टेड है, क्योंकि कौन से तरह का इमेजिंग चूज करना है, कब उनको स्क्रीनिंग करना है, ये सब एक ब्रेस्ट रिलेटेड ऑन्कोलॉजिस्ट या ऐसे डॉक्टर बताते हैं, तो उनको जाके कंसल्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। So once again, thank you so much, Dr. Karishma and Dr. Aarti, for being with us for this breast cancer awareness month. जिस तरह से डॉक्टर ने बहुत ही सही बात की कि अवेयरनेस तो जरूरी है, बट साथ ही साथ संकोच न करें, मीन्स डोंट हेजिटेट फॉर एनीथिंग। वी वुमेन ऑलवेज प्रायोरिटाइज एवरीथिंग एल्स अदर देन आवर हेल्थ। तो हमें अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, और कई हद तक हम खुद ही जिम्मेदार हैं अपने वेल बीइंग के लिए, और साथ ही साथ अपने जो हमारे लव्ड वंस हैं उनके वेल बीइंग के लिए। मेडी सर्कल जो एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और अवेयरनेस लाने के काम कर रहे होते हैं। हम इन्हीं मुद्दों पे, इन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं ताकि मोर एंड मोर पीपल आर अवेयर अबाउट द हेल्थ केयर कंडीशंस दैट दे माइट फेल इनटू, और किस तरह से उनका बचाव कर सकते हैं, इस तरह से इन एलिमेंट्स के खतरे को कम कर सकते हैं। आई होप ये जो सेशन है वो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, एंड वी ऑल्सो थैंक यू टू ऑल आवर लवली ऑडियंस हु सेंड द क्वेश्चंस। आई होप आपके सवालों के आपके जवाब मिले। कुछ और सवाल हैं, सो सॉरी आई वाज नॉट एबल टू इंक्लूड देम, बट हमारी कोशिश रहेगी कि इस इंस्टा कंटेंट, ये जो वेबिनार है, इसका जब कंटेंट हमारे मेडी सर्कल वेबसाइट पे आएगा तो उसमें हम आपके सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर आरती एंड डॉक्टर करिश्मा फॉर योर प्रेशियस टाइम, और लोगों को और खासकर विमेन को ये एहसास दिलाने के लिए कि आप प्रायोरिटाइज करें अपने हेल्थ को और चूज करें बेटर वेल बीइंग ओवर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। Thank you very much. We need more platforms like this to increase the awareness in our country. Awareness बढ़ रहा है, but there is nothing known as too much awareness. बिल्कुल, तो ये मुहिम हम जरूर जारी रखेंगे, और ऐसे ही टॉपिक्स पे, ऐसे मुद्दों पे जरूर आपसे और बाकी डॉक्टर से बात करते रहेंगे। हमारे शो में आने का शुक्रिया। धन्यवाद। Thank you.